एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन अब बहुत नजदीक आ चुके हैं। ज्यादातर टाइम अब आपका प्रैक्टिस और रिवीजन पर ही जा रहा होगा और उसी सीरीज में हम आपके साथ हैं, जहां पर डेली आपके साथ डिस्कस होता है आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब्जेक्ट है उसका डेली किसी ना किसी सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर आपके साथ जरूर डिस्कस हो जाता है, जहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का हो लेकिन क्लास डेली होती है, तो इसलिए ये डेली जो आपको वीडियोस मिल रही हैं इन्हें डेली देखिए। इनमें जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उन्हें सॉल्व जरूर करिए, जिससे कि आप भी अपने आप को वैल्यूएट कर पाते हैं कि आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। दैट मीन्स तैयारी कितनी बेहतर है। और अगर नहीं कर पा रहे तो ये क्वेश्चंस क्यों करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फिजिक्स का पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 1 के क्वेश्चन आई होप आपने किए होंगे, और एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था और बोला था कि उसका आंसर करिएगा। कमेंट भी कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो जो बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर, सारे डाउट का सॉल्यूशन सब मिल जाता है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 में आगे के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज क्या है फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास इज 20 सेंटीमीटर एंड व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। ये आपसे पूछा गया। ओके, तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? बहुत आसान सवाल है, बट बच्चे इसमें गलती बहुत करते हैं। वो गलती से बचना है, सॉल्यूशन आराम से करेंगे। आप भी ट्राई करिए, मैं भी करता हूं, देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। यहाँ पे पूछा गया है कि फोकल लेंथ निकालो एक कॉन्वेक्स लेंस की, जो कि ग्लास से बना हुआ है, और आपको पता है कि वहां पे उसको 20 सेंटीमीटर वहां पे आपको दिया हुआ है कि भैया ये यहाँ पे आपको, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, फोकल लेंथ आपको यहाँ पे दे दी गई है। अब कह रहा है कि नई फोकल लेंथ बताओ जब उसे हम कहाँ डालेंगे, एक ऐसे मीडियम में डालेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। मान लो उसने पानी में डाल दिया, किसी और लिक्विड में डाल दिया, ऐसा कुछ कर दिया होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि फोकल लेंथ किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे उसको मान लूंगा कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे नई फोकल लेंथ बतानी है। ये कहां पर है? इन एयर, ये हवा में है। ठीक है, अब नई फोकल लेंथ आपको बतानी है जब आप उसे किसी एक मीडियम में लेकर चले जाते हैं। और ये अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो एयर में सिर्फ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है, सबको पता है 1.5 होता है ना, इसमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस मीडियम में रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है कितना, 1.25। लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है। हाँ जी, ये बात दिमाग में रखिएगा। और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। क्लियर नाउ? अब सुनो, अगर मैं यहाँ पर सीधा से एक काम करूं, जब मुझे ये चीज पता है तो लेंस फॉर्मूला लगा देता हूं। तो फर्स्ट केस में जब मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/f इज इक्वल्स टू ए म्यू जी, क्योंकि सिर्फ ग्लास है हमारे पास, -1 1/r1 -1/r2। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है। बात समझ में आ गई? सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एफ की वैल्यू कितनी, कॉन्वेक्स में एफ आपका पॉजिटिव होता है बेटा। ये हो गया 1/20, 1.5 -1 1/r1 1/r2। क्लियर है? ये आपका बना 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। 1/2 इधर भेज देंगे, 1/10 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/r1 1/r2 1/10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना काम हमने कर दिया पहली कंडीशन से। अब सेकंड में आइए बेटा, जब आप इस ग्लास को किसी मीडियम में रखोगे तो मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा ना ग्लास का, है ना। एयर के रिस्पेक्ट में नहीं ले सकते, 1.25 आप इस फॉर्मूले में नहीं रख सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अब आप जब फॉर्मूला दोबारा लगाओगे सेकंड केस में, तो 1/f डैश ये आपको निकालना है। और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम आएगा बेटा, मीडियम के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, -1, और ये आपके पास सेम रहेगा 1/r1 1/r।
इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलना। ठीक है, हम यहीं पर 1/r1 r2 की वैल्यू 1/10 रखेंगे, इसीलिए इसे सॉल्व किया गया। ठीक है, क्योंकि हमें 1/f निकालना। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास कितना, a म्यू जी अपॉन a म्यू m -1, है ना, मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में और ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा। और यहाँ हम लिख देंगे 1/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ ए म्यू जी आपके पास कितना 1.5 है और ए म्यू एम कितना 1.25 है, तो बेटा यहाँ पे रखेंगे 1.5 1.25 -1 1/5। बेटा पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो है तो 1 जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 25 से काट दीजिएगा, 25 से 5 और ये 6, तो 6 - 5 यानी कि 1/5 आपके पास आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/10। तो बेटा ये आ गया आपके पास एफ डैश कितना 50 सेंटीमीटर। तो अब नया जो आपके पास फोकल लेंथ मिलेगा वो आपको मिलेगा 50 सेंटीमीटर, सीधा सा आपके पास आंसर। क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फर्स्ट कंडीशन पहले सॉल्व करी, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 बना ली। वैल्यू आते ही हमने सेकंड कंडीशन में रखा जब मीडियम हमारा चेंज हो गया, तो हमने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ध्यान रखिएगा बस 1.25 मत रख देना, गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मीडियम में जिसमें रख रहे हो उसके रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आपको निकालना पड़ेगा, दैट मींस एम म्यू जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा बना लीजिएगा इसको, अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, दोनों ही एक्सेलरेट करते हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। ठीक है भाई, कैलकुलेट करो रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द टू। अच्छा, अब सुनो बेटा, लीनियर मोमेंटम जब भी आपको निकालना होता है तो आपको दो चीजें चाहिए, एक मास और एक वेलोसिटी। अरे हाँ ना बोलो बेटा, मास और वेलोसिटी दो चीजें हमें चाहिए होती हैं, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए हमें चाहिए मास और वेलोसिटी, ये हमारे पास आ चुका है कि भैया मास वेलोसिटी चाहिए। दो पार्टिकल हैं, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। तो सबसे पहले प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन के केस में बेटा मास कितना होता है, मास आप सबको पता है कि प्रोटॉन का कितना ले लेंगे भैया 1 यूनिट, और अल्फा पार्टिकल का कितना हो जाएगा 4 गुना 2 यूनिट, क्योंकि वो हीलियम का पार्टिकल है 2He4, है ना। तो इसका मास कितना 1 यूनिट, और इसका चार्ज देखिए, इस पे चार्ज कितना भैया Q ले लीजिए, इस पे चार्ज आएगा प्लस का E, ये आ जाता है। इसी तरीके से सेकंड आपके पास आ गया अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के केस में मास कितना 4 यूनिट, और चार्ज कितना हो जाता है भैया अल्फा पार्टिकल पे, फटाफट बताइए 2E, डबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 2E, ये दोनों चीजें आपको पता चल गई। नाउ मास तो रख देंगे, लेकिन दिक्कत है वेलोसिटी कैसे पता करें सर, वेलोसिटी कैसे निकलती, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ जी, और हाफ एम वी स्क्वायर बराबर किसके, ईवी के, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के सेम है, तो दोनों का ईवी आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू वी। क्यू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के चार्जेस अलग अलग, मैं ईवी लिखता हूँ फॉर्मूले में, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन बेटा मैंने क्यूबी लिखा है क्योंकि दोनों के ई अलग अलग, इस वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू वी, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम है। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी कितना आएगा बच्चे, वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास √2 QV/m। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, बात समझ में आ गई सभी को। नाउ अब वेलोसिटी मुझे पता है तो मैं मोमेंटम दोनों का आराम से निकाल सकता हूं, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन के केस में मोमेंटम कितना बनेगा, तो मोमेंटम बनेगा बच्चे mv। अच्छा, प्रोटॉन के केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2, q कितना है प्लस का e, v बाई m कितना है 1 यूनिट। ठीक है, तो m यहाँ पे कितना आ गया बेटा 1 यूनिट, यहाँ पे कितना आ गया √2 EV/1 यूनिट। ठीक है, यहाँ से कोई अंतर ही नहीं, तो बेटा इसका जो मोमेंटम आया वो कितना आया √2 EV आ गया। एकदम सिंपल है ना। यही काम हम मोमेंटम का निकालेंगे किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए।
अल्फा पार्ट के लिए भी एम वी लगाएंगे। एम कितना है बेटा इसका 4 यूनिट। हाँ जी 4 यूनिट ये आपको मिला। और यहां पर जब रखोगे तो क्यू की जगह कितना रखोगे बेटा 2e रखोगे, तो ये हो जाएगा 4e। वी आपका सेम है और ये आपके पास 4e। ठीक है, तो 4 से 4 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 4 आपका बाहर रहेगा, तो ये आपके पास बनेगा 4 अंडर रूट ई। हाँ जी, कोई दिक्कत जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई। 4 अंडर रूट ईवी ये आपके पास आ क्लियर नाउ। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है बेटा। क्या कह रहा है, इन दोनों का रेशियो निकाल दो। तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2ev 4 अंडर रूट ईवी। अंडर रूट ईवी से अंडर रूट ईवी आपका कैंसिल हो गया बेटा, ये आपके पास बचा √2/4। √2/4 ये आपके पास सीधा सा आंसर आ जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2√2। हाँ जी 1/2√2 भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं होगी। बात समझ में आ गई सभी को? किसी को डाउट समस्या परेशानी तो आप पूछ सकते हैं एनीवन। ठीक है, सीधा सा सॉल्यूशन आपके सामने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं एक रजिस्टर है, सॉरी रेजिस्टेंस है 200 ओम का। बेटा ये ओम है, W बन गया है तो इसको 200 ओम कर लीजिए। ठीक है, 200 ओम का एक रेजिस्टेंस है। एक कैपेसिटर है 15 मिली फैरड, माइक्रो फैरड होगा, इसको भी सही कर लीजिएगा। ठीक है, माइक्रो फैरड में जनरली हम लोग लेते हैं और ये ओम में लेते हैं। तो कैपेसिटेंस कितना 15 माइक्रो फैरड ये आपके पास आ गया। 15 माइक्रो फैरड का मतलब कितना होता है 15 10⁻⁻6 फैरड ये आपके पास आ गया। क्लियर, कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, और वहां पर आपको जो पोटेंशियल है सप्लाई वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखी है वो 50 हर्ट्ज है, ये आपको दिया हुआ है। एसी सोर्स लगाओ, कैलकुलेट करो करंट इन द सर्किट एंड आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। व्हाई द अलजेब्रिक सम ऑफ दीस वोल्टेज इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। ओके, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बढ़िया सा पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले आपको निकालना है करंट इन द सर्किट। तो I इज इक्वल टू V/R, बहुत बढ़िया। लेकिन ये कौन सा सर्किट है बेटा, RCL नहीं है, तो मतलब आप LCR सर्किट मान के चलो, L को 0 कर देना, क्या दिक्कत है। तो बेटा LCR सर्किट अगर आप मान के चल रहे हो तो IRMS इज इक्वल टू VRMS/Z। हाँ जी VRMS/Z, ये आपके पास सीधा सा आता है। नाउ Z निकालना है और VRMS आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो जब आपके पास VRMS है, Z आपको पता है कि अंडर रूट R² प्लस XC² से निकलेगा। सर आपने एक्सएल क्यों नहीं लिखा, बेटा एल है नहीं ना, तो एक्सएल वाला पार्ट 0 हो गया, तो सिर्फ XC², इससे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए Z निकालते हैं सबसे पहले। Z इज इक्वल टू अंडर रूट R कितना दिया हुआ बेटा, R है 200 ओम, तो ये आपके पास 200 ओम प्लस, लेकिन अब दिक्कत है कि आपके पास XC नहीं है, XC आपको पता ही नहीं, तो XC कैसे निकालेंगे, न्यू फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो आपको पता है बेटा XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा C। क्या ओमेगा पता है, नहीं, न्यू पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/c, ये आ गया। तो अब यहाँ पर मैं XC निकालूंगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू न्यू कितना है बेटा 15 इंटू कैपेसिटेंस आपके पास है 15 10⁻⁻6। इसको अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल पोर्शन आप करेंगे, XC की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट करेंगे, फिर आपके पास Z आएगा। जब आपको Z मिल जाएगा तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे Z और VRMS दोनों की, तो आपको मिल जाएगा IRMS। ठीक है, आपके पास IRMS आपको मिल जाता है। बात समझ में आ गई। नाउ अब आपसे क्या पूछा है, RMS वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो बेटा रजिस्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस
अब आपको वही कंडीशन लगानी, करंट तो सीरीज में सेम रहती है, करंट सीरीज में सेम रहती है, तो जब आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालेंगे तो वो हो जाएगा IRMS अपॉन आर, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस IRMS अपॉन एक्स, ये आप रख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाए। अब लास्ट में क्या कह रहा है कि जो एल्जेब्रिक सम आएगा ना इन दोनों का, VR प्लस VC, VR प्लस VC, वो ग्रेटर देन आएगा सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट से। वो क्या आएगा? ग्रेटर देन आएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि why the algebraic sum of these voltages is more than the source supply। तो ये आंसर आप करेंगे, क्योंकि कुछ तो आपके लिए छोड़ दूं, सारा मैं ही बता दूं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा या फिर टेलीग्राम पर शेयर करिएगा कि सर इसका आंसर क्या हो। ठीक है, ये आप बताइए। चल नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 मीडिया आर 15 डिग्री, 20 डिग्री एंड 25 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आ रहा है, तो आपसे कह रहा है कि भैया मीडियम मान लो आपके पास M1, M2, M3। हाँ जी, इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी आई है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो फर्स्ट में आया है वो 15 डिग्री आया है, इसमें जो आया है 20 डिग्री आया है, और इसमें जो आया है वो 25 डिग्री आया। ये क्वेश्चन में कहा गया इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। तो किस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी मिनिमम होगा, ये आपको बताना है बेटा। चलिए बताइए। हाँ जी, फटाफट बोलो। सीधा सा लॉजिक है बेटा, यहां पर जब आई सब में सेम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा दो, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है? नहीं, आपसे पूछा है वेलोसिटी इन द मीडियम। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है C/V। हाँ जी, तो आई तो सबके लिए सेम है, C तो कांस्टेंट होता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। मीडियम में जो वेलोसिटी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ अगर देखें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यानी कि आर जितना ही आप लेते जाएंगे उस हिसाब से वेलोसिटी मीडियम में चेंज होती जाएगी। तो मिनिमम के केस में जाना है बेटा, तो एंगल ध्यान दीजिए, साइन कहाँ बढ़ता है? साइन 0 0 होता है, और साइन 90 1। मतलब जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता हूं उसकी वैल्यू बढ़ती है, दैट मीन्स वेलोसिटी बढ़ती है। बात तो वही हुई ना। तो बेटा जहां पर आर की वैल्यू मिनिमम होगी वेलोसिटी वहीं पर मिनिमम होगी। तो आर मिनिमम कहाँ है? 15 डिग्री मीडियम 1 में। तो करेक्ट आंसर वेलोसिटी मिनिमम फॉर मीडियम 1, फर्स्ट मीडियम के लिए जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 15 डिग्री। ठीक है, जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बचे 15 डिग्री है, वहां पर ये आपको मिनिमम मिलेगा। बात समझ में आ गई? सिंपल सा लॉजिक लगाइए, आंसर घर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? हाँ या ना, जल्दी से बता दो। ओके, चल नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर C1 ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। एज्यूम करिए कि E2 ग्रेटर देन E1। ओके, तो ये आपको निकाल के देना है। चलिए बताइए। E2 आपका क्या है? ग्रेटर देन E1 है। तो यहां पर आपको निकाल के देना है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट C1 एंड अक्रॉस द प्लेट C2। ये आपको निकाल लो। तो बस नेट निकाल दो, खत्म करो। अरे क्लोज सर्किट में टोटल पोटेंशियल क्या आएगा? सम सारे का निकाल दो, जीरो कर दो, खत्म हो गया खेला। ज्यादा कुछ आपको सोचना है ही नहीं।
कहीं भी एक से स्टार्ट कर दूं और यहाँ पे कैसे निकालोगे पोटेंशियल, Q बाय सी से, है ना भाई, Q बाय सी से निकालना, और ये C1 है और ये C2 है, तो Q बाय C1 Q बाय C2 ये आपके पास आ गया। एक पोटेंशियल तो हो गया E1, एक हो गया E2, एक हो गया Q बाय C1 और एक हो गया Q बाय C2। अब इन चारों को ऐड करना है और ऐड करके इक्वल्स टू 0 कर देना है। बस प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, वो गलती ना हो। E2 बड़ा है E1 से, तो E1 को आप ले लीजिए सीधा सा लॉजिक और बस वैल्यू पुट करिए। तो क्या बनेगा भैया, चलो मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस का Q बाय C1 माइनस E1 Q बाय C2 प्लस का E2 इज इक्वल टू 0। बस रख दीजिए आंसर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करिए और आंसर घर ले जाइए। क्या लिखेंगे भैया, Q बाय C1 E1 C2 E2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या, आपको इन दोनों का इंडिविजुअल, Q बाई C1 ही तो आपका V1 बनेगा। हाँ जी, Q बाई C1 ही तो आपका V1 है और Q बाई C2 ही तो आपका V2 है। तो Q बाय C1 Q बाय C2 E2 E1 ये आपके पास आ गए, ठीक है, क्लियर है। अब ये इसकी वैल्यू क्या है, V1 और इसकी V2, बस हो गया आंसर खत्म। अरे भाई ये देखो आपका V1, ये देखो आपका V, हो गया खत्म, क्लियर है। तो डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C1 ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो ये आपके पास सीधा सा आंसर, ठीक है। खाना बोलो डफट, ठीक है भाई। तो आप इसको सिंपली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चल, तो हो गया आज के सेगमेंट के क्वेश्चन आपके साथ डन। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे होंगे, तब तक इसके क्वेश्चंस अगर नहीं लगा पाए तो लगाइए, प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो खुद से भी एक बार सॉल्व जरूर करिएगा। और जो आंसर आपसे पूछा गया उसका आंसर कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट समस्या है तो आप हमारे साथ डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।